अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज है हमारे पास एक्सक्लूसिव खान साहब से मीटिंग मुलाकात का अहवाल। और खान साहब से आज मुलाकात तय थी। हम लोग वक्त मुकर्ररा पर पहुंचे। खान साहब ज़मान पार्क में रहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लाहौर में, और ये उनका आबाई घर है जहाँ पर वो पले बड़े भी हैं। और ये घर मुझे कोई बहुत महल नुमा घर नहीं लगा, बहुत ही एक अच्छा साफ़ सुथरा मुनासिब घर था। लेकिन इसमें कोई मुझे ऐसी बात नज़र नहीं आई कि जिससे मुझे ये तासुर मिल रहा हो कि कोई बहुत ही यहाँ पर जिसको कहते हैं कोई नमूदो नुमाइश है, या कोई बहुत कोई ऐसे लोग रह रहे हैं जो बहुत ही कोई बादशाहत रखते हैं। तो ऐसा मुझे कोई एक्स्ट्राऑर्डनरी वहाँ पर मामला दिखाई नहीं दिए। सिक्योरिटी थी वहाँ पर। सिक्योरिटी से गुजर कर जब हम अंदर खान साहब के घर में दाखिल हुए गेट से, तो बाहर ही एक कैनोपी सी लगी हुई है, पंडाल, जिसमें इंतज़ार के लिए लोगों के लिए जगह बनी हुई है। और वहाँ पर जो भी लोग मिलने मुलाकात के लिए आते हैं, मीडिया के लोग आते हैं, उनके पार्टी के लोग आते हैं, तो वो सब फिर ज़ाहिर है कि बारी बारी उनसे मुलाकात तय होती है, तो जो इंतज़ार है वो वहाँ पे कर सकते हैं। अंदाज़ा हमें था कि वहाँ पे खाने पीने को तो कुछ मिलना नहीं, लिहाजा नाश्ता तो मैं खाना वाना घर से पेट भर के ही गई थी, क्योंकि अंदाज़ा था कि खान साहब के यहाँ तो ऐसी कोई रिवायत है नहीं कि कोई सहाफ़ियों के दिल खुश कर दिए जाएं, या उन्हें कोई बहुत ज़्यादा लवाजमात के साथ चाय पेश की जाए या फिर खाना उनको पेश किया जाए। तो इसलिए ऐसी तो कोई तवक्को और उम्मीद के साथ हम गए ही नहीं थे जनाब। अच्छा, बाय द वे, इससे मुझे ये भी याद आ गया कि अभी कुछ अर्सा पहले ही 5-6 महीने पहले गालिबन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी मेरी एक मुलाकात हुई। और मैं ऐसी याद कर रही थी इस मामले पर कि शहबाज शरीफ साहब से लंच पे हमारी मुलाकात थी, और बड़ा ही कोई जिसको कहते हैं ना लेविश किस्म का फिर हमने लंच वहाँ पे किया, और मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पे खाने भी थे, और बड़ा प्रोटोकॉल उन्होंने दिया। बड़ी वहाँ पर सहाफ़ियों की खैर वहाँ पर तादाद भी ज़्यादा थी, और बड़े सीनियर नामवर सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म साहब की जो मुलाकात थी उसमें, और वहाँ पे फिर बड़ा मटन पुलाव और मटन कोरमा, और हम लोगों ने हलीम भी खाई, रोगनी नान थे साथ, रायता, सलाद, और फिर उसके बाद कुल्फ़ा, आइसक्रीम, और फिर जनाब सब्ज़ चाय। तो यानी खूब जिसको कहते हैं ना खातिर मदार फुल। तो साफ़ी तो फिर मतलब रज के उठेंगे, तो फिर रज के फिर ज़ाहिर है आपको मालूम है खुश भी होंगे, और फिर ज़ाहिर वहाँ की तारीफ़ें भी करते हैं। लेकिन खान साहब के यहाँ शुरू से ही ये माहौल नहीं है। बनी गाला जाएँ या वज़ीर आज़म हाउस भी जाएँ तो चाय के साथ बिस्किट ही मिल जाएँ तो बड़ी बात होती, गनीमत। तो खैर हमें तो वो भी नसीब ना हुए लेकिन ये था कि हम इस बात पे खुश थे जनाब कि चलिए जी खान साहब से मुलाकात हो रही है, उनका हाल अहवाल भी पूछेंगे। तो जनाब फिर जब हम लोग जाके बैठे हैं वहाँ पर एक जो डाइनिंग हॉल है वहाँ पर हमारे लिए जो था सेटअप था कि वहाँ पर हमें पहुँचना था, बैठना था। वहाँ पर हम लोग 2-4 लोग थे, हमारी टीम मेंबर्स। और जैसे ही हम लोग अभी जाके बैठे हैं तो हमें अंदाज़ा हुआ कि खान साहब की मुझे आवाज़ सुनाई दी, और हम समझ गए खान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तो फिर खान साहब जैसे ही उस डाइनिंग हॉल में एंटर हुए, वॉकर के साथ वो आ रहे थे, और हम फ़ौरन से उनसे सलाम दुआ करके उनसे हाल अहवाल पूछने लगे। फिर उसके बाद बस सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। खान साहब से मैंने मुख्तलिफ़ सवालात पूछे। एक सवाल में मैंने उनसे ये भी पूछा कि खान साहब अभी नया साल शुरू हुआ है, और जो पुराना साल है बड़ा जिसको कहते हैं उतार चढ़ाव वाला साल रहा, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये कोई आपके लिए नाइटमेयर है 2022, या फिर आपके लिए ये कोई ड्रीम कम ट्रू जैसा साल है? उसकी वजह भी मैंने उन्हें कही कि नाइटमेयर मैं इस वजह से इसको तशबीह दे रही हूँ कि जिस तरह से आपकी हुकूमत गिरी है और आपको हुकूमत से हाथ धोने पड़े, फिर उसके बाद जिस तरह से कहते हैं ना कि पाकिस्तान भी नीचे की तरफ आता हुआ हमें नज़र आया, मईशत में, अमन व अमान में, जो उसकी जो एक स्टैचर बन रहा था उसमें जो हमें एक तनज़ुली नज़र आई, उसकी वजह से। फिर तीसरा जो आप पे इतना बड़ा अटैक हुआ, जो इंसानी हुकूक की सूरत हाल रही, तो इन सब की वजह से ये कोई नाइटमेयर है, या फिर जो लोगों ने आपको रिस्पॉन्स दिया, जो पॉपुलैरिटी आपने गेन की, जो मोहब्बत आपको मिली लोगों से, और जिस तरह से आपने इतने तारीख़ी किस्म के जलसे किए पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में, जिस तरह से आपने इलेक्शंस में कामयाबियाँ समेटी, तो इनकी बुनियाद पर आप इसको ये देखते हैं कि ये आपकी कामयाबी का साल है या ये आपकी नाकामी का साल था? तो इस पर खान साहब थोड़े से मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात आपकी ठीक है, ये इसमें साल में बड़ी हैपनिंग्स रही हैं, और ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि इसमें ये कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं कि जिसके ऊपर परेशान होता हूँ मैं ये देख के कि पाकिस्तान कितनी तेज़ी से नीचे की तरफ गया है।
लेकिन फिर मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी कौम को जगा दिया और इस वक्त हम एक कौम बन रहे हैं। ये बात मुझे बड़ी ही उम्मीद अफजा लगती है। वो होपफुल दिखाई दी इस बात के ऊपर, अगरचे वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर खासे परेशान थे और जितनी हमारी मुलाकात रही वो बार बार इस चीज़ पे फ़िक्रमंद हो रहे थे और इसको मेंशन कर रहे थे कि बड़ी मेहनत से हमने मईशत को संभाला था, क्योंकि पहले भी जब हमें मुल्क मिला था उस वक्त भी खासी बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के करीब मुल्क मिला था हमें, और हमने बड़ी मेहनत और तगोदौ के बाद इसकी मईशत को उठाया था। फिर उन्होंने बताया कि कोरोना के बावजूद भी उन लोगों ने किस किस तरह से कोशिश की कि किसी तरह से मईशत को उठाया जाए, लेकिन जब वो एक पटरी पे नज़र आने लगी तो उसके बाद सूरत हाल ये बनी कि फिर आपको मालूम ही है कि जिस तरह से चीज़ें हुई, और जैसे जनरल बाजवा ने मुकौल खान साहब बिल्कुल बग़ैर कोई चीज़ को खातिर में लाते हुए उनकी हुकूमत गिराई, जिसकी वजह से मुल्क जो है वो नीचे की तरफ गया। तो वो इस पे काफ़ी फ़िक्रमंद दिखाई दे रहे हैं कि जो मुल्क है अभी मज़ीद इलेक्शन डिले होने की वजह से और मईशत जो है वो परेशान कुन सूरत हाल से दो चार है। बाजवा साहब से फिर मुतालिक मैंने सवाल किया खान साहब से कि आखिर बाजवा साहब ने क्यों ऐसा किया, तो उस पर खान साहब थोड़े से मायूस भी और हर्ट भी नज़र आए मुझे। अच्छा, मुझे पर्सनली लगता है कि खान साहब हर्ट भी हुए इस चीज़ से कि उन्होंने बाजवा साहब को ट्रस्ट किया और उन्होंने उनको जो है वो धोखा दिया, तो इस बात पे थोड़ा उन्हें एक वो हर्ट भी फील करते हैं। तो फिर खान साहब ने उस पर बात की, उन्होंने कहा कि इनसे जो शरीफ फैमिली से उनकी जो डील चल रही थी वो डील हो गई थी और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए ये सारी कार्रवाई डाली थी। और फिर उन्होंने उसकी तफसील भी बताई कि शरीफ फैमिली ने उन्हें किस तरह से ये एक दे दिया हुआ था, लॉलीपॉप कह लें, लारा कह लें कि जी एक्सटेंशन भी देंगे, उनसे ये तय हो गया हुआ था, इन्होंने उनको NRO दे दिया हुआ था। तो ये मामला थे, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि उनकी फैमिली के कुछ मुख्तलिफ जो करप्शन केसेस थे उसको भी रिपोर्ट किया जा रहा है, तो हो सकता है कि वो उनके भी अंडर जो है वो कुछ ऐसा सोच रहे हों, उसको भी कवर करने के लिए वो चाहते हों। तो वो बहरहाल उनका ये मानना था कि वो करप्शन को वैसे भी जनरल साहब बुरा नहीं समझते थे, तो इसलिए उन्होंने उनको भी बड़ा हंसी खुशी NRO दे दिया और उसके बाद फिर उनकी हुकूमत भी गिरा दी। उसके ऊपर उन्होंने ये भी फिर कहा, मैंने कहा फिर लेकिन खान साहब ऐसा हुआ नहीं, एक्सटेंशन तो उन्हें मिली नहीं और एक्सटेंशन तो खैर आप भी उन्हें ऑफ़र कर रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि बिल्कुल नवाज शरीफ को एक थोड़ा गुस्सा भी है बाजवा साहब पे था, जिस तरह से ज़ाहिर है उनके अपने रिवेंजेस थे जो उन्होंने लेने थे उनसे, तो उन्होंने भी फिर जब उनका हाथ लगा तो उन्होंने भी फिर मौका देख के चौका लगाने की कोशिश की, उन्होंने भी फिर नहीं उन्हें एक्सटेंशन दी और जो नवाज शरीफ था इस बात पे बढ़ गया। तो ये उनका कहना था इस मौजू पे। फिर इसी तरह जब मईशत की बात शुरू हुई तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की गई और अब जिस तरह से चीज़ें नीचे जा रही हैं तो उस पर फ़िक्रमंद हैं। और मैंने फिर उनसे ये सवाल भी किया कि जब आपकी गवर्नमेंट थी तो बहुत मीडिया में ये परसेप्शन भी था कि आपकी गवर्नमेंट सही शायद गवर्नेंस नहीं कर रही, जिसकी वजह से मईशत नीचे जा रही है और महंगाई बहुत है, महंगाई और कोरोना का भी एक बीच में पीरियड था, एंड देन जिस तरह से चीज़ें चली। तो ये जो मीडिया हाउसेस हैं जो बाकायदा लग रहा है कि आपके अगेंस्ट हैं, तो इनके साथ आप क्या कोई दोस्ती करेंगे, सुलह करेंगे जब आएंगे गवर्नमेंट में, पावर में, या अब ये ऐसे ही चलेगा? तो इस पर उन्होंने कोई वाज़ेह इतना जवाब नहीं दिया कि वो उनसे कोई बातचीत कर रहे हैं या करने में कोई इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये लोग अपने इंटरेस्ट की वजह से इस काम में लगे हुए हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने जियो के मालिक के हवाले से कहा कि जी उनके तो बाकायदा इंटरेस्ट हैं शरीफ फैमिली के साथ और इस तरह से, तो ये पैसा बनाने में सब लगे हुए हैं और उनके अपने अपने मफादात हैं। तो ये इसलिए एक एंटी इमरान और एंटी PTI कैंपेन जो है वो हमें नज़र आती है और इन्होंने यही पाकिस्तान की मईशत में भी किया। बल्कि उन्होंने ये कहा कि जब इतना परसेप्शन ये मीडिया में हर वक्त होता रहता था मईशत के हवाले से, तो हमें तो खुद फिक्र रहती थी कि पता नहीं कितना का कोई मसला बुरा हाल चल रहा है। और जब ये फिगर्स आए हैं लास्ट जिसमें ऑलमोस्ट 6% की ग्रोथ आ रही थी, वो तो खान साहब कहते हैं हम लोग भी देख के हैरान थे कि देखें इतना चीज़ें इंप्रूव कर रही हैं और मीडिया किस तरह से इसको पोर्ट्रे कर रहा है। तो ये बड़ा ही हैरानकुन भी था और हौसला शिकन भी। लेकिन बहरहाल खान साहब इसको शायद इतना ज़्यादा उन्होंने ये नहीं समझा कि इसको हमने कुछ टैकल करना है उस तरह। तो उन्होंने कहा लेकिन ये आप चीज़ देखें कि ये लोग खुद अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि देखें जो लोग सही बात करते हैं या जो लोग वो बात करते हैं जो लोगों के दिल की बात है, तो उनकी आप रेटिंग्स देखें, उन सहाफ़ियों की आप रेटिंग्स देखें, उन चैनल्स की आप रेटिंग देखें। और जो लोग सिर्फ अपनी मफाद परस्ती की बिना पर या जिसको कहते हैं मनफियत की बिना पर
जो है वो इस किस्म की बदनीयती की बिना पर गलत बात करते हैं, प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं या एजेंडा बाकायदा फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनको देख लें, उनकी रेटिंग जो है वो किस तरह से नीचे आई है। और मुझे उनकी ये बात वैसे काफ़ी हद तक ठीक भी लगी कि बहुत सारे ऐसे नामवर सहाफ़ी जिनको हम बड़ा अच्छा रेट किया करते थे और मैं ख़ुद बड़ा आइडियलाइज़ करती थी कि भाई ये बड़ा कोई अच्छे सहाफ़ी हैं, लेकिन बाद में फिर जिस तरह से उनके जैसे कहते हैं ना बुत नीचे गिरे वाली सिचुएशन हुई कि जिस तरह से उन्होंने इतना बायसनेस का मुजाहरा किया। बात ये नहीं कि वो खान साहब के ख़िलाफ़ लिखेगा तो हम कहेंगे कि जी ये बुरा सहाफ़ी होगा, ज़रूर लिखें, लेकिन ऐसा जब आप करते हैं कि बाकायदा आप एक एजेंडे के तहत कुछ काम करें तो वो फिर नज़र आने लगता है कि ये अब बात जो है वहाँ पर चली। हम भी खान साहब की जब गवर्नमेंट थी हम भी तनकीद करते थे, दोबारा भी आएगी हम भी तनकीद करेंगे। कोई ये नहीं कि कोई खान साहब के हम कोई अंधे सपोर्टर हैं या अंधे फॉलोअर हैं। सहाफ़ी है, सहाफ़ी का काम है कि जहाँ पर उसको सही लगे वो सही कहे, जहाँ गलत लगे उसे गलत कहे। लेकिन ये कहना कि भाई आप एक लठ लेके एक बंदे के तो पीछे ही लग गए और दूसरी की वही गलतियाँ आपको दिख नहीं रही हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो आपकी एक जो बदनीयती है उसको शो करता है। और फिर आपके अपने पर्सनल ईगो के मसाइल हैं, फिर आपके अपने ऐसे मसाइल हैं कि जो आप फरमाइशें चाहते हो कि जी हमारी पूरी हो जाएं तो वो नहीं हुई, तो ऑब्वियसली फिर वो आप एक अगेंस्ट एजेंडे पे काम करते हैं, वो नज़र भी आता है। तो इसी तरह की जो चीज़ है वो फिर खान साहब के भी व्यूज़ थे। फिर मैंने खान साहब से पूछा इस हवाले से भी कि आगे वो अब क्या देख रहे हैं, मुल्क के हालात किस तरह से जा रहे हैं। तो उनका ये मानना है कि जो वाहिद हल है इस मुल्क के तमाम मसाइल का वो यही है कि जो मुल्क है उसमें फ़ौरन आम इंतखाबात करवाए जाएं, एक फ्रेश मैंडेट के साथ हुकूमत आए और कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कोई और चीज़ जो है वो मुल्क को इस वक्त मसाइल से नहीं निकाल सकती। और उनका ये मानना है कि जो मुल्क है उसको निकालने के लिए जो आम इंतखाबात हैं, जनरल इलेक्शन, और वो फौरी वही इस चीज़ का हल है। जो नई आर्मी क़यादत आई है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसके हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं की, तफसीली जवाब तो ख़ास नहीं दिया, लेकिन बहरहाल उनका ये मानना है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी कंटिन्यू हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों में हमें थोड़ी बहुत बेहतरी भी नज़र आती है। मीडिया पर जैसे बिल्कुल ही पहले गिलगार हुई थी, अब वो वाली सिचुएशन नहीं है, थोड़ी सी बेहतरी नज़र आती है। तो होपफुली वो कह रहे थे कि उम्मीद करता है कि आगे चीज़ें मज़ीद बेहतर हों, लेकिन बहरहाल अभी वो कोई खा उस पर उन्होंने कमेंट करना मुनासिब नहीं समझा। उनका ख्याल है कि अभी वक्त कम मिला है नई क़यादत को, तो वो देख रहे हैं कि वो किस तरह से चलते हैं और क्या उनकी पॉलिसीज़ बनती हैं। लेकिन उनका ये भी मानना है कि अभी इस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक्स आर्मी चीफ़ के हामी हैं, या जिसको आप कह सकते हैं कि वो उनकी तैनातियाँ की हुई हैं, तो वो उस हिसाब से उनको अभी भी सेफ गार्ड करने की कोशिश करते हैं। और बाजवा साहब पे जब कोई बहुत ज़्यादा अटैक आता है या किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं से कोई पैगाम उनको जो है वो फिर मिलते हैं कि भाई उन पे हाथ हौला ज़रा रखा जाए। तो इस तरह से ये हमारी खान साहब से सारी फिर मुलाकात रही, जिसमें मुख्तलिफ मैंने सवालात भी किए। बाकी कुछ मज़ीद सवालात भी अभी बाकी हैं, लेकिन ज़ाहिरी सी बात है अभी हम इंशाल्लाह जब तफसीली उनका इंटरव्यू करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे सवालात होंगे। फिर बस हम लोगों ने उनके साथ पिक्चर्स वगैरह भी बनाई हैं, और उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से खान साहब से इजाज़त भी चाहिए, और फिर इवेंचुअली खान साहब को हमने नेक तमन्नाएँ पहुँचाई कि वो जल्द अज जल्द सेहतियाब हों। यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान का सरमाया हैं, बड़े लीडर हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है, उनके चाहने वाले यकीनी तौर पर उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं, और आगे उन्हें चलता फिरता उसी तरह से देखना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए दोबारा उनको काम करते देखना चाहते हैं। तो ये फिर सारी उनसे हमारी गुफ्तगू हुई, उनको तक नेक ख्वाहिशात पहुँचाई, और फिर वहाँ से हम जो है वो ज़मान पार्क से रवाना हुए। तो ये उनके साथ मीटिंग रही। लेकिन खान साहब की अब एक जो चीज़ है वो बड़ी क्लियर है, वो ये कि वो एक मेजॉरिटी के साथ आना चाहते हैं, और अच्छी खासी मेजॉरिटी के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना ये कि जो जिस टाइप के वो रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, जिस टाइप की वो तब्दीली लाना चाहते हैं इनकलाबी किस्म की, वो अब वो उसी वक्त कर सकते हैं कि अगर उनके पास फुल पावर हो, फुल कमांड वाली पावर हो, कोई उनको किसी एलाइज़ की मिन्नतें तरले ना करने पड़े हों, बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ ना करने पड़े हों, वो फुल पावर में आएँ और अपने फ़ैसले वो खुद कर सकें और अपने इख्तियार के वो खुद वाहिद मालिक हों, तो फिर ही वो इस अपनी विज़न के मुताबिक जो है वो चीज़ों को आगे लेकर जा सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज़ उनको ये महसूस होता है कि वादे तो वो जो करके आए थे वो पूरे नहीं कर सके, लेकिन उसकी वजूहात जो थी वो खुद शायद उतनी नहीं थे जितने के दूसरे लोग थे। लेकिन बहरहाल ये थे जी खान साहब से मुलाकात का अहवाल।
मैंने कोशिश की है कि मुख्तसर सी मुलाकात को आपको बिल्कुल जेन्युइनली और बड़े जिसको कहते हैं गैर जानिबदाराना और इंसाफ पर मबनी तरीके से पहुंचा सकूं। बाकी इंशाल्लाह अगर खान साहब से दोबारा इंटरव्यू का कुछ मामला बनेगा तो फिर आप लोग ऑनर भी देख सकेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।